हिंदी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पूष की रात से संबंधित इस दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे प्रेमचंद की कहानी कला में आए हुए परिवर्तन और इस कहानी की तात्विक विवेचना के बारे में। मुंशी प्रेमचंद सामाजिक उपयोगिता को किसी साहित्यिक रचना का मुख्य आधार मानते थे। उनका मानना था कि हर एक साहित्यिक रचना में सामाजिक उपयोगिता का कुछ न कुछ अंश समाहित होना चाहिए। वह रचना समाज के लिए कोई एक संदेश दे। समाज सुधार की भावना से अनुप्रेरित होकर मुंशी प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यासों का लेखन किया। इस प्रवृत्ति को आदर्शवादी प्रवृत्ति माना जा सकता है। धीरे धीरे उनका रुझान आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर हुआ, जिसमें वास्तविकता का चित्रण भी हो और आदर्श स्थापना का हल्का सा संकेत भी हो। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मुंशी प्रेमचंद की शुरुआती कहानियाँ आदर्शवादी है। जैसा हमने उल्लेख किया, उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर, इसमें आदर्शवादी समाधान उन्होंने दिया है। इसी तरह उनकी एक अन्य कहानी नमक का दारोगा में भी उन्होंने आदर्शवाद को प्रस्तुत किया है। धीरे धीरे उनकी कहानी कला में निखार आया और उनकी कहानी यथार्थ के अधिक निकट होने लगी। इस स्थिति में मुंशी प्रेमचंद का उद्देश्य सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करते हुए आदर्श या समाधान की ओर हल्का सा संकेत करना भर रह गया था। बाद में जब प्रगतिवादी युग की शुरुआत हुई तो प्रेमचंद उसके मुख्य पुरोधाओं में से थे। प्रेमचंद के प्रयासों से हिंदी में प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना हुई। इसका अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की और प्रेमचंद ने यथार्थ वर्णन को ही किसी साहित्यिक रचना का मुख्य उद्देश्य स्वीकार कर लिया। प्रेमचंद की ये बदलती हुई प्रवृत्ति यानी यथार्थवादी प्रवृत्ति हमें उनकी अंतिम रचनाओं जैसे पूष की रात और कफन में दिखाई देती है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य ये ज़रूरी है कि शुरुआत में जहाँ प्रेमचंद और अन्य लेखक कहानी के माध्यम से किसी एक समस्या को प्रस्तुत करते, किसी एक मुद्दे, एक विषय को प्रस्तुत करते और उसका समाधान बताते, यानी शुरुआती कहानी समस्या से शुरू होकर समाधान पर खत्म होती थी। लेकिन बाद की कहानियाँ, जिन्हें हम आधुनिक कहानी के रूप में भी जानते हैं, ये कहानियाँ समस्या से शुरू होती है और समस्या में ही खत्म होती है। कहानीकार किसी समाधान का संकेत नहीं करता। हिंदी साहित्य में 1953-54 के बाद में जो नई कहानी आई और जो कहानियाँ हमारे सिलेबस में हैं, जैसे कमलेश्वर की कहानी है खोई हुई दिशाएं, तो ये कहानी मुख्य पात्र के अंतर्द्वंद्व को व्यक्त करती है। कहानी की शुरुआत में भी वही द्वंद्व है और जब कहानी खत्म होती है तो वही द्वंद्व चलता रहता है, वही मानसिक संघर्ष की स्थिति है। कहानीकार अपनी तरफ से कहीं भी कोई समाधान नहीं देता। तो नई कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि पाठकों की संवेदनाओं को उद्वेलित किया जाए, उनके भावों को जागृत किया जाए और उनके मस्तिष्क को झकझोरा जाए, जिससे वो समस्या के बारे में, परिस्थितियों के बारे में सोचने को मजबूर हो जाए। समाधान पाठक के जिम्मे ही छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी ही एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद की पूष की रात। इस कहानी में मुख्य पात्र हैं हल्कू, जो एक किसान है, उसकी पत्नी मुन्नी और उनका एक पालतू कुत्ता जबरा। खेती में प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ जमींदारों के शोषण के कारण हल्कू पर कर्ज का भार बढ़ने लगता है।
वो साहूकार से उधार लेता है और ब्याज के कुचक्र में इस तरह से फंस जाता है कि वह बड़ी मुश्किल से अपने कंबल के लिए इकट्ठा किए गए 3 रुपयों को भी ब्याज के लिए देने को मजबूर हो जाता है। हल्कू जब पूष की ठंडी रात में अपने खेत की रखवाली के लिए जाता है तो उस भीषण प्राकृतिक परिवेश के मध्य उसकी सारी जीवटता खत्म होने लगती है। वह निश्चेष्ट होने लगता है, वह अकर्मण्य दिखाई देता है और अलाव ताप कर उसी अलाव के समीप सो जाता है। रात के समय जंगली जानवर नीलगाय उसके खेत में घुस आती है। वे उसकी खेती को चर रही थी, वे उसकी मेहनत को चौपट कर रही थी, लेकिन हल्कू में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर उन जानवरों को खेत से बाहर निकाल सके। वह अलाव की गर्मी को छोड़ने का, उसको त्यागने का मोह नहीं छोड़ पा रहा था। उसके हाथ पैर जकड़ चुके थे। उसका पालतू कुत्ता अपने मुस्तैदी दिखाते हुए सारी रात उन जानवरों के पीछे भौंकता हुआ भागता रहता है, लेकिन हल्कू अपनी फटी हुई ठिठुरते हुए सो जाता है। सुबह जब उसकी पत्नी मुन्नी खेत में आती है और देखती है कि सारी फसल जानवर चर गए, मुन्नी के मन में एक वेदना का भाव जागृत होता है। वो ये सोचती है कि अब साहूकार को, अब जमींदार को लगान कैसे चुकाएंगे। लेकिन हल्कू बहाना बनाता है। वो अपनी पत्नी को कहता है कि मैं मरते मरते बचा, तुझे खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। फिर दोनों उठकर खेत के डांड या धोरे पर आते हैं। देखते हैं सारा खेत बर्बाद हुआ पड़ा है और जबरा नाम का जो कुत्ता है वो मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो उसमें प्राण ही न हो। दोनों ही खेत की दुर्दशा देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, लेकिन हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू प्रसन्न होकर बोला, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। इस तरह से ये कहानी जो किसी किसान के मजदूर बनने की समस्या को प्रस्तुत करती है। कहानी की मूल संवेदना किसानों के आर्थिक शोषण और खेती से होने वाले मोहभंग से जुड़ी हुई है। किसान रात दिन की मेहनत करके भी अपने लिए अगर 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाता तो उस खेती से उसका मोहभंग होना स्वाभाविक है। इसी मोहभंग की अनुगूंज हमें पूस की रात में सुनाई देती है। ये कहानी एक बड़ी समस्या की ओर भी संकेत करती है कि भारत जैसा कृषि प्रधान देश, जिसकी लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, उस देश के किसानों का अगर खेती से मोहभंग होने लगे, उनका जी अगर खेती से फिरने लगे, तो उस देश का क्या होगा। खेती जो कि जमींदारी व्यवस्था में अपना मूल स्वरूप खो चुकी थी। कई रियासतों की, कई ठिकानों की स्थिति ये थी कि उपज का 90% भाग उन्हें लगान के रूप में भरना पड़ता था। इन स्थितियों में अगर 8-10% भाग किसान के पास बच भी जाता तो उससे साल भर का गुजारा होना संभव नहीं था। ये सारी परिस्थितियां खेती को घाटे का व्यापार बना रही थी। उधर अंग्रेजी राज में पूंजीकरण
पूंजीवाद और औद्योगिकीकरण का दौर चला और धीरे धीरे किसान अपने खेतों को छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ने लगे, किसान मजदूर बनने लगे। ये परिस्थितियाँ पूंजीवाद के उदय का संकेत करती है। अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें तो 1950, 60 और 70 के दशक तक जो फिल्में हमें दिखाई दी, उनमें अधिकतर फिल्मों में यही समस्या थी। खेती घाटे का सौदा थी और किसान अपने परिवार, अपने गांव से बिछुड़कर धीरे धीरे शहरों की ओर पलायन कर रहा था। शहरों की भी अपनी समस्याएं थी। तो शहरीकरण की प्रवृत्ति, पूंजीवाद की प्रवृत्ति और किसान के अपने खेतों को छोड़कर मजदूर बनने की प्रवृत्ति को इस कहानी में मूल रूप से उभारा गया है। लेखक सिर्फ समस्या को उपस्थित करता है, समाधान का संकेत लेखक ने कहीं नहीं किया है। लेखक का उद्देश्य भी यही है कि समस्या को प्रस्तुत करते हुए पाठकों के भावों और विचारों को उद्वेलित किया जाए। यही प्रवृत्ति हमें बाद की हिंदी की नई कहानियों में अधिक से अधिक देखने को मिली। अब जो कहानियाँ लिखी जा रही है उनमें से अधिकतर कहानियाँ सिर्फ समस्या को प्रस्तुत भर करती है, उसके समाधान का कोई संकेत प्रस्तुत नहीं करती। यही कारण है कि आज की जो हिंदी कहानियाँ हैं वो उलझनों से युक्त हैं। उन्हें पढ़ने में वो आनंद नहीं आता जो हमें ईदगाह, बूढ़ी काकी या फिर 1930-40 के दौर की कहानियों को पढ़ने में आता है। लेकिन बदलते समय के साथ साथ कहानी कला का विकास हुआ, उसमें बदलाव भी ज़रूरी थे। इन्हीं बदलावों को समझते हुए हमें हिंदी कहानी का अध्ययन करना होगा। धन्यवाद।